Hello everyone. This is first chapter of your second book, Politics in India since Independence. And the name of the chapter is Challenges to Nation Building. राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ. According to revised syllabus, not much change. कोई खास चेंज इस चैप्टर में नहीं हुए हैं. सिर्फ एक टॉपिक इस चैप्टर में ऐड हुआ है, रोल ऑफ सरदार पटेल. पहले भी सरदार पटेल के बारे में था इस चैप्टर में कि सरदार पटेल का क्या रोल था नेशनल इंटीग्रेशन में, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है. सरदार पटेल के रोल पर क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना इस बारे में. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सेकंड बुक. और आपको ये सेकंड बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि इसमें अपने देश के बारे में है और काफ़ी कुछ आप पहले से जानते हैं, काफ़ी कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं और डे टू डे लाइफ में भी आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं. सो आई होप कि ये बुक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी. सो लेट्स बिगन. इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस. तो देखिए इस बुक में हम स्टडी करेंगे पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, हाउ इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, process of the transfer of power. These are all the part of history syllabus. I hope कि इस बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, तो हम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के पार्ट में नहीं जाएंगे. ओके. इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल. जो उस समय के न्यूज़पेपर की कटिंग है. लगभग 200 वर्ष ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शासन किया. 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया था. तो इस तरह लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद भारत आज़ाद हुआ. लेकिन भारत का आज़ाद होना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा. भारत 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट को आज़ाद तो हुआ, लेकिन इसकी बड़ी कीमत पार्टीशन के रूप में देश को चुकानी पड़ी. जैसे देश भर में कम्युनल वायलेंस हुई, सांप्रदायिक हिंसा जिसमें लाखों लोग मारे गए. तो इस तरह संपत्ति और जान माल का नुकसान देश में बड़े पैमाने पर हुआ. 15 अगस्त की डेट डिसाइड की गई. 14 अगस्त को पाकिस्तान ने आज़ादी के जश्न को सेलिब्रेट किया. 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया. इस उपलक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इस स्पेशल सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, उनके द्वारा एक स्पेशल स्पीच जिसे ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, ये स्पीच दी गई. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में जैसे कि हम पहले ही क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, जिसका काम था संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी के साथ ये भारत की फर्स्ट लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट का भी रोल प्ले कर रही थी. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट सेशन कब हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को. और ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अस्तित्व में आया था. और एक ब्रीफ डिटेल में कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आपको देता हूँ. देखिए कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था 1946 में टू डिसाइड द ट्रांसफ़र ऑफ पावर के ट्रांसफ़र के लिए. अब ब्रिटिशर्स भारत से जा रहे हैं, तो वे किसे और कैसे पावर ट्रांसफ़र करके जाएंगे, इसके डिसीजन के लिए कैबिनेट मिशन लाया गया था. कैबिनेट मिशन प्लान में ये एक प्रोविज़न था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जिसका काम होगा भारत का संविधान बनाना. तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट हुई थी प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा. उनके मेंबर्स ने वोट किया था. और तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में.
तो देखिए, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में देश आज़ाद हुआ। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ ही विभाजन की त्रासदी से भी देश को जूझना पड़ा। देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए, और ऐसी स्थिति में देश के सामने मेजरली 3 चैलेंजेस थे। मुख्य रूप से 3 चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ा। फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप ए नेशन। शेप ए नेशन का मतलब आप समझिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर गए तो उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें, 565 प्रिंसली स्टेट थे, और इन प्रिंसली स्टेट्स को ये पावर दी गई थी कि वे या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या भारत को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करना, भारत में शामिल कराना एक बड़ा चैलेंज था। और सेकंड, भारत में उस समय बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, और जो पार्टीशन हुआ था वो भी रिलीजन बेस पर हुआ था। पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक कंट्री घोषित किया था, लेकिन भारत ने सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, कल्चरल डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाएं बहुत अधिक थी, और भारत का जो लैंड एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा था। तो इन सब परिस्थितियों में देश को एकजुट रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज ए बिग चैलेंज। ये एक बड़ी समस्या थी देश के सामने। तो फर्स्ट चैलेंज वाज शेप ए नेशन। बाउंड्रीज को सेफ करना पहली और बड़ी समस्या थी। सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। उस समय भारत में बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिनके बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियोलॉजी, लेकिन कुछ विषयों पर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। खास तौर पर 2 विषयों पर सभी एक मत थे, जिसमें पहला था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, इस पर सभी एक मत थी। और दूसरा था कि सरकार पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन, गरीब और पिछड़े हुए लोगों के लिए के इंटरेस्ट में काम करेगी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो ये 2 बातें थी जिन पर सभी एक मत थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में चैलेंज क्या था? तो देखिए, भारत ने डेमोक्रेसी का रास्ता उस समय अपनाया जब डेमोक्रेसी के लिए ये माना जाता था कि सिर्फ संपन्न या डेवलप कंट्रीज में ही डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है। डेमोक्रेसी की सफलता के लिए लोगों का आर्थिक रूप से संपन्न होना और साक्षर होना, एजुकेटेड होना, ये जरूरी माना जाता था। लेकिन भारत की स्थिति दोनों ही मामलों में बहुत ख़राब थी। भारत में गरीबी, भुखमरी उस समय बहुत ज़्यादा थी, लिटरेसी भी नाम मात्र को थी, और ना ही हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए रिसोर्सेस मौजूद थे। भारत गांवों का देश रहा है, लेकिन गांवों से जोड़ने के लिए सड़कें नहीं थी उस समय। तो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों का गांवों तक पहुंचकर वोट करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वोटिंग लिस्ट तैयार करना, स्टाफ को इलेक्शन कराने के लिए तैयार करना, उनको ट्रेंड करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दूसरे देशों के द्वारा ये माना गया कि भारत में डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाएगी। बाहर के न्यूज़पेपर ये छापने लगे कि और ये जो डिसीजन लिया गया कि ये डिसीजन को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा, और ये कहा जाने लगा कि नेहरू जो है वो बहुत ही जल्दी डेमोक्रेसी को असफल होते हुए अपनी आंखों से देख लेंगे। लेकिन भारत में एक ही झटके में समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, SC ST सभी को वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सभी को दे दिया गया, और पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट
हमने किया। तो इस तरह भारत में विपरीत परिस्थितियां जैसे पॉवर्टी, लिटरेसी, डाइवर्सिटी, इन सब के होते हुए भी, और साथ ही उस समय जब देश में कम्युनल वायलेंस, इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता जोरों पर थी, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का फैसला लिया गया। थर्ड चैलेंज वाज टू डेवलप एंड वेल बीइंग फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लगभग 200 साल के शासन में भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें लिखा है कि किस प्रकार भारत से रिसोर्सेज को बड़े लार्ज स्केल पर ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। भारत के सभी सेक्टर, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट, विलेज इंडस्ट्री हो, सभी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो इस तरह जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर गए तो बड़ी ही पिछड़ी हुई स्थिति में वे भारत को छोड़कर गए, और ऊपर से एक और गिफ्ट हमें पार्टीशन के रूप में वो हमें देकर गए, जिसमें जो है रिसोर्सेज का भी बंटवारा हुआ पार्टीशन के टाइम पर। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि भारत के सामने डेवलपमेंट की क्या स्थिति रही होगी। कुछ भी नहीं था डेवलपमेंट के नाम पर। समाज के सभी वर्गों के साथ समानता का जो सपना देखा गया था, उसका क्या हश्र हुआ होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये भारत के सामने 3 बड़े चैलेंज थे, जिनका सामना आज़ादी के तुरंत बाद भारत को करना पड़ा। तो देखिए, भारत को जो आज़ादी मिली उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कैबिनेट मिशन प्लान, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा है माउंटबेटन प्लान, और माउंटबेटन प्लान के बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कैबिनेट मिशन प्लान ने 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक इंडियन यूनियन के गठन की बात की गई थी। दूसरे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में ही, और संविधान निर्माण होने तक एक इंतरिम गवर्नमेंट के गठन की बात इस योजना में की गई थी। इस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस होते हैं, और मुस्लिम लीग संविधान सभा में भी शामिल नहीं होती है। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग की जो पार्टीशन की डिमांड थी इनकी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान जून 1947 को, जिसमें 2 नेशन थ्योरी या पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और भारत को 2 भागों, भारत एवं पाकिस्तान में बांटने की घोषणा की जाती है। इस योजना को सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और इस योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया जाता है, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों, भारत एवं पाकिस्तान का जन्म होता है। तो इस तरीके से 2 नेशन थ्योरी के बेस पर देश का डिवाइडेशन होता है। व्हाट वाज 2 नेशन थ्योरी? 2 नेशन थ्योरी को मुस्लिम लीग के द्वारा लाया जाता है। जिन्ना के द्वारा मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 2 नेशन थ्योरी या पाकिस्तान की मांग को रखा गया था, लेकिन 2 नेशन थ्योरी का अगर हम बैकग्राउंड देखें, पीछे अगर जाएं, तो इसका जनक माना जाता है मोहम्मद इकबाल को। इन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने मिल्लत की एकता के आधार पर मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की कल्पना की थी, जो आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का आधार बनती है।
इसके अलावा चौधरी रहमत अली का एक लेख है, उस लेख का नाम था नाउ एंड और नेवर, नाउ और नेवर, जो कि लंदन में प्रकाशित हुआ था। इसमें 3 मुस्लिम राज्यों की कल्पना की गई थी। नंबर 1 पाकिस्तान, इसमें एरिया शामिल किए गए थे पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जिसे NWFP बोला जाता है, कश्मीर, सिंध एवं बलूचिस्तान इसमें शामिल किए गए थे। नंबर 2 बंग ए इस्लाम, इसमें पूरा बंगाल और असम शामिल किया गया था। और तीसरा था उस्मानिस्तान, इसमें हैदराबाद जो रियासत थी उसको शामिल किया गया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था रहमत अली ने। तो इस तरीके से टू नेशन थ्योरी को मुस्लिम लीग के द्वारा लाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इंडिया कॉन्सिस्टेड नॉट वन बट 2 नेशंस। आपने लास्ट ईयर अगर थ्योरी वाली बुक में नेशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो नेशन इमेजिन एज कम्युनिटी, इट्स नॉट ए टेरिटोरियल एंटिटी, इट्स इमेजन कम्युनिटी। तो यहाँ पर यही कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम 2 नेशन हैं, 2 डिफरेंट कल्चर हैं, उनका डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है, 2 अलग तरीके की विचारधाराओं में वे विश्वास रखते हैं, ऐसा कहा गया, और ये साथ नहीं रह सकते। तो इनके लिए 2 डिफरेंट कंट्रीज़, 2 डिफरेंट स्टेट्स होने चाहिए। तो ये थी टू नेशन थ्योरी, जिसे मुस्लिम लीग के द्वारा यूज किया गया था, और इसके आधार पर देश का पार्टीशन करके पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। और लेकिन इसको कांग्रेस के द्वारा डिनाई किया गया था। कांग्रेस इस टू नेशन थ्योरी के एकदम खिलाफ थी, गांधी जी पार्टीशन के एकदम खिलाफ थे, वे इस तरीके की आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन कांग्रेस को फाइनली एग्री होना पड़ा। लेकिन 1940 के बाद जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस बने, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिशें की गई थी, वे टोटली फेल हो गई, और किसी तरीके का कंप्रोमाइज़ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो 1946 में इलेक्शंस हुए, उन्हें भी बॉयकॉट किया मुस्लिम लीग ने। इसके अलावा संविधान सभा में भी मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने, जिसमें सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा भड़क उठे, जिसमें करीब 4 से 5 हज़ार लोग मारे गए। तो इस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स को लगा कि यदि मुस्लिम लीग की बात वे मान लेते हैं तो शायद ये दंगे रुक जाएं। तो इस तरह उस समय जिस तरीके के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस बने, जिन्ना की जो जिद थी और कम्युनल वायलेंस जिस तरीके से हो रहे थे, तो इस माहौल में सभी ने माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से देश को विभाजन का सामना करना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट को देखिए बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ मूवीज़ हैं उन्हें देखें। एक मूवी है गांधी, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। इसके अलावा एक मूवी है सरदार, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक मूवी जो कि आपके बुक में भी मेंशन है, गर्म हवा, इसे भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप इन मूवीज़ को देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम एंड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन को लेकर क्या क्या समस्याएं रहीं और उसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिव मी योर फीडबैक in comment box. Stay fit, take care, bye bye.